हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये यूनिट और मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग यूनिट की चर्चा करेंगे। तो पिछले लास्ट वीडियो में हमने मेजरमेंट की बात की थी। मेजरमेंट की थोड़ी सी बात हम यहां भी करेंगे, उसके बाद यूनिट की चर्चा की जाएगी। तो इस तरह से आप इस मेजरमेंट और यूनिट पे की कुछ सीरीज है, कुछ वीडियोस आएंगे इस पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सत्येंद्र कुमार अपने चैनल एजुकेशन इंजन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेजरमेंट की बात की थी। मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग, या फिजिकल क्वांटिटीज को जब डिफाइन करते हैं तो उसमें एक स्टेटमेंट हम बोलते हैं कि वह क्वांटिटीज जो मेजर हो वही फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा, अदरवाइज वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। तो यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसकी मेजरमेंट, ठीक है, और उसकी क्वालिटी। तो क्वालिटी समझ में आती है। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो हम मेजरमेंट है क्या एक्चुअली, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो हम करने वाले क्या है। तो एक्चुअली मेजरमेंट क्या है, उसी जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे हैं उसी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड और फिक्स क्वांटिटी लेते हैं जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट की आवश्यकता तब हमें पड़ती है। और क्या सर ये आवश्यक है कि हम यूनिट डिफाइन करें? तो हाँ, बहुत। अगर आप फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना चाहते हैं तो आपको यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि मेजरमेंट क्या है, दिए गए फिजिकल क्वांटिटी का उसी फिजिकल क्वांटिटी के एक फिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन है। और ये कंपैरिजन हम तभी कर सकते हैं जब हम यूनिट डिसाइड कर ले, और यूनिट क्या है, फिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तब जाके हम कंपेयर कर पाते हैं, और कंपैरिजन के बाद जो रिजल्ट होता है वही उसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगा आप लोग, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यूनिट। तो फिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो उस फिजिकल क्वांटिटी का फिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेना है। फिक्स्ड एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ऐसा नहीं, अभी क्या है, कौन सा यूनिट चल रहा है, तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट अचानक से आ गया, इसके पीछे भी कुछ यूनिट्स रहे। अगर आप गौर कीजिए तो आपके आसपास भी कुछ यूनिट्स हैं जो लोकल यूनिट्स हैं, जिसका इंटरनेशनल या अगर आप दूसरे स्टेट में चले जाते हैं तो वो यूनिट अगर बोले आप तो भी नहीं समझ पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो यूनिट आप यूज कर रहे हैं लोकली, वो बस वहीं के क्षेत्र के लोगों को पता है और अपने अनुसार से उसको एक यूनिट बना रखा है। जैसे हम लोग अपने आसपास, खास करके हम जहां पे रहते हैं उस लोकल एरिया में दूध को हम लोग केजी में भी मेजर करते हैं। तो वहां पर पौवा चलता है, 1 पौवा, 2 पौवा, 3 पौवा, 4 पौवा। अगर 4 पौवा बोलते हैं इसका मतलब हुआ केजी, 1 केजी। 1 पौवा मतलब 250 ग्राम। तो एक्चुअली दूध को हम लोग तो लीटर में मेजर करते हैं ना, क्योंकि वो लिक्विड है। लिक्विड का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को हम लोग वॉल्यूम के यूनिट में मेजर करते हैं। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, तो लीटर है। लेकिन हम लोग यहाँ पर किस चीज में मेजर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ मतलब कि लोकली मेजर किया जाता है पौवा में। तो एक गिलास होता है पानी पीने का, जो स्टील का गिलास, उस गिलास से भर के दे देता है और उसको बोलता है वह 1 पौवा। तो लोकल यूनिट कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह से बहुत सारा यूनिट आया। अगर सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट प्रचलित रहे हमारे
फिजिक्स में। तो पहला जो यूनिट पढ़ते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब एसआई सिस्टम से पहले भी कुछ यूनिट रहा, उनमें से कुछ यूनिट ज्यादा प्रचलित रहा, जिसमें से पहला यूनिट है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इस सिस्टम ऑफ यूनिट की खास बात क्या है? तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट में मास को पाउंड में मेजर करते हैं। मास को पाउंड में, यानी इसका यूनिट जो है मास का वो पाउंड है। अभी भी ये यूनिट प्रचलित है, खास करके जब हम अपने बर्थडे पे केक्स वगैरह लेने जाते हैं तो वहां केक को हम लोग केजी में मेजर नहीं करते हैं, बल्कि पाउंड में मेजर किया जाता है। तो हम उसको बताते हैं कि हमको 2 पाउंड का चाहिए, 3 पाउंड का चाहिए, मतलब हम मास की डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ, है ना। हम बताना चाह रहे हैं कि हमको कितना मास केक चाहिए। तो मास का यूनिट पाउंड हो गया। लेंथ को हम लोग फुट में मेजर करते हैं, या फिट भी बोलते हैं इसको। तो ज्यादातर जो कारपेंट्री होता है, कारपेंटर जो होते हैं वो वहां फुट और इंच की बात करते हैं। मीटर की ज्यादातर वो बात नहीं करते, फुट या इंच की बात की जाती है, ठीक है। टाइम इस सिस्टम ऑफ यूनिट में अभी भी हम लोग 1 सेकेंड ही लेते हैं, सेकेंड। तो एपीएस सिस्टम में मास को पाउंड में, लेंथ को फुट में, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट आया, जिसको हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो जब ये सिस्टम ऑफ यूनिट जहां भी प्रचलित होगा, जहां भी चल रहा होगा, वहां पर मास को ग्राम में मेजर किया गया। ग्राम का जो मास जो है, ग्राम जो है मास का यूनिट है, यानी उस समय मास को हम लोग ग्राम में मेजर करते थे, मतलब मास का जो यूनिट लेते थे हम लोग उस समय ग्राम हुआ करता था। अभी भी हम लोग ग्राम की बात करते हैं जब छोटे लेवल के यूनिट की बात की जाती है। तो लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और टाइम को अभी भी हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, सेकंड। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट में भी टाइम को सेकंड में मेजर किया गया, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, ठीक है। उसके बाद एमके सिस्टम आया, और ये काफी प्रचलित भी रहा। तीसरा सिस्टम ऑफ यूनिट जो था वो हमारा एमकेएस सिस्टम था। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इस यूनिट में मास का जो यूनिट था वो किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी लिखते हैं, ठीक है। लेंथ को जो यूनिट लेते हैं हम इसमें मीटर लेते हैं, और हम इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को भी इसी सिस्टम ऑफ यूनिट में सेकेंड लिया गया, टाइम का यूनिट। ये हो गया। अब उसके बाद आया एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, या ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। एक फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये फ्रेंच नाम है, इंग्लिश नाम एक्चुअली इसका क्या है, अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, क्यों इन सब सिस्टम ऑफ यूनिट के बाद एसआई सिस्टम लाया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि ये सारा सिस्टम ऑफ यूनिट वर्ल्ड वाइड मान्य नहीं थे, इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला था, या बोला जाए एक ऐसा बॉडी जो उस समय उपस्थित नहीं था। इसको उसके बाद एसआई सिस्टम लाने का क्या रीजन रहा? रीजन यही रहा कि सिस्टम ऑफ यूनिट अगर वर्ल्ड वाइड सेम रहा
तो हम कहीं भी उस सिस्टम ऑफ यूनिट का इस्तेमाल करके कोई भी सामान आसानी से परचेज कर सकते हैं, या हम बुक्स वगैरह आराम से किसी भी अगर एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखा रहे तो बुक्स वगैरह लिखने में बहुत आसानी होती है, किसी को बताने में, समझने में। अगर ये सारा सिस्टम ऑफ यूनिट लोकल है तो एक रीजन से दूसरे रीजन में इन सब यूनिट को हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, तो उसमें परेशानी होती है। तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए एक बॉडी बनाया गया जिसको बोलते हैं CGPM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। इनको अथॉरिटी दिया गया CGPM जनरल, ये इंग्लिश नाम है, एक्चुअली ये फ्रेंच नाम है, जिसको ट्रांसलेट करके हम लोग बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। तो ये संस्था है और इनको अथॉरिटी है। क्या अथॉरिटी है कि आप ही डिसाइड करेंगे कि वर्ल्ड वाइड कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट चलेगा, और उस सिस्टम ऑफ यूनिट में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड और फिक्स क्वांटिटी क्या होगा, है ना। या कोई नया यूनिट बनाना है तो इन्हीं को डिप्यूट किया गया कि ये सारा काम आपको देखना है। तो इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वाइड एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट घोषणा की गई कि सारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट चलेगा, और वो सिस्टम ऑफ यूनिट होगा SI सिस्टम। तो SI सिस्टम है क्या? SI सिस्टम, इसके बाद MKS सिस्टम के बाद SI सिस्टम आया। MKS सिस्टम, SI सिस्टम एक्चुअली कुछ नहीं है, वो MKS सिस्टम ही है। यानी इन्होंने क्या किया, MKS सिस्टम को ही SI सिस्टम बना दिया, और इस सिस्टम ऑफ यूनिट में 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और जोड़ दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 तो थे ही इसमें, इसके साथ साथ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल भी जोड़ लिया गया। ये इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट रेडियन माना गया, और इसका स्टेरेडियन। ठीक है, तो बच्चों SI सिस्टम इसके बाद आया। SI सिस्टम वर्ल्ड वाइड अभी भी चल रहा है, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज कर लिया गया, इसको मान्यता दे दी गई। किसके द्वारा? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स के द्वारा, कि अब भाई पूरे वर्ल्ड में वो सिंगल यूनिट चलेगा जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट होगा। और SI सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? तो MKS सिस्टम ही है, इसका थोड़ा सा इम्प्रोवाइज वर्जन है। इम्प्रोवाइज वर्जन कहने का मतलब 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूड है, साथ ही साथ 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज को भी जोड़ दिया गया। जिसकी 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सा 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है? एक है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो SI यूनिट है रेडियन लेते हैं, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। ठीक है, तो अब इसके बाद आ गया SI सिस्टम ऑफ यूनिट। SI सिस्टम ऑफ यूनिट, ये MKS सिस्टम का इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। जिसमें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास, लेंथ, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और। तो सबका ऐसा यूनिट भी पता है हमको, मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड
करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, फिर उसके बाद आता है टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, प्लेन एंगल रेडियन, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। ठीक है, तो बच्चों ये आपको पहले ही पता, फर्स्ट लेक्चर में भी हमने ये लिखा था यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, उसके एसआई यूनिट क्या है। अब एसआई सिस्टम यूनिट में अगर सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात की जाए, ठीक है, या ये प्लस 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की बात की जाए, यानी टोटल 9 फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करें, तो 9 फिजिकल क्वांटिटी में का जो यूनिट है, वो यूनिट का जो स्टैंडर्ड है किस आधार पर रखा गया। अगर हम बात करें कि मास का ऐसा यूनिट अगर हम बोलते हैं केजी, तो कितना मास 1 किलोग्राम होगा। अगर हम बात करते हैं लेंथ, तो लेंथ का ऐसा यूनिट बोलते हैं मीटर, तो कितना लेंथ को 1 मीटर बोला जाएगा, है कि नहीं। एक मन में सवाल चलता है, चलो ठीक है, 1 मीटर 1 केजी 1 सेकंड, तो ये 1 मीटर 1 केजी 1 सेकंड है क्या, कितना है। तो इसके लिए ऐसा सिस्टम का एक गाइडलाइंस है। क्या गाइडलाइंस है, सीजीपीएम वालों का हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मास की। मास यानी किलोग्राम की बात की जाएगी। किलोग्राम, तो किलोग्राम जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट है मास का, और कितने मास को 1 किलोग्राम बोला जाता है। ऐसा सिस्टम के गाइडलाइंस के अनुसार किलोग्राम, 1 किलोग्राम कितना होगा, तो एक्चुअली 1 किलोग्राम क्या है, एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है। एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है जो प्लैटिनम और इरिडियम का बना हुआ है। प्लैटिनम और इरिडियम एलॉय से बना हुआ है। इस एलॉय का बना हुआ, किस एलॉय का, तो प्लैटिनम और इरिडियम एलॉय का, और एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है। जो भी उन्होंने सिलेंड्रिकल ब्लॉक लिया उस ब्लॉक का जो उन्होंने मास माना, वो कितना माना, 1 केजी मास माना इसने। और ये कहाँ रखा हुआ है, तो फ्रांस यानी पेरिस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, इस संस्थान में रखा गया है। तो प्लैटिनम और इरिडियम से बने हुए एलॉय जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, उतने मास को 1 केजी मास, एक्चुअली इसका मास C12 के मास से कंपैरिजन करने के बाद ये मास बनाया गया, और कार्बन 12 के सर्टेन मास, जिसको हम लोग 1 केजी बोल रहे हैं, जो कि इसको एक्चुअली प्लैटिनम और इरिडियम में उतने मास को कन्वर्ट करके इस प्लैटिनम और इरिडियम से बनाए हुए एलॉयज के से बना हुआ एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, और उस ब्लॉक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 केजी ब्लॉक बोला जा रहा है। यानी वर्ल्ड वाइड जो भी 1 केजी मास जो वेट है हमारे पास, वो इसका रेप्लिका है, इसी से कंपेयर करके 1 केजी मास बनाया गया है, और वो हमारा क्या है, एसआई यूनिट। ठीक है, अगर सीजीएम सेकंड की बात करें अगर, या मीटर की बात करें, तो मीटर एसआई यूनिट किसका है, लेंथ का। मीटर क्या है, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ का, ये लेंथ का यूनिट है एसआई यूनिट। कितने लेंथ को 1 मीटर बोलते हैं, तो बोला गया एसआई सिस्टम में बोला
कि देखो लाइट को क्या करो, वैक्यूम में जाने दो, लाइट वैक्यूम में जाने दो। लाइट की स्पीड क्या होता है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर लाइट को वैक्यूम में ट्रेवल करे, लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करे, तो अगर 1 सेकेंड के कितने भाग, इतना सेकेंड, 1 सेकेंड का इतनवा भाग, यानी 1/2992792,458 इतना सेकेंड। अगर लाइट वैक्यूम में इतना सेकेंड तक चलेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो 1 मीटर माना गया। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया लाइट के द्वारा वैक्यूम में इतना सेकेंड में, उतने डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं 1 मीटर। ये हो गया 1 मीटर का क्राइटेरिया। 1 मीटर हम लोग कितना मानते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड, ये समझ में आ गया। 1 सेकेंड कितना टाइम को कहेंगे, तो बोला जाता है 1 सेकेंड कितना माना गया, ऐसा सिस्टम में कितना माना 1 सेकेंड को। तो उन्होंने सीजियम 133 एटम लिया। अब इस एटम की खास बात क्या है, इससे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इतना बार ऑसिलेट कर ले, कितना 9192631770, इतना टाइम्स अगर ऑसिलेट कर ले, ठीक है, तो उस रेडिएशन के द्वारा इतने ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा बिटवीन 2 हाइपर लाइन्स ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम एटम, तो हम बोलेंगे कि वो समय 1 सेकेंड माना गया। फिर से सुनो, सीजियम 133 एटम के द्वारा इतना, उसके से निकलने वाले रेडिएशन के द्वारा इतना नंबर ऑफ ऑसिलेशन अगर हो जाए, कर ले, तो उतने ऑसिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड बोला जाता है, ठीक। अब आता है एम्पियर की बात। एम्पियर क्या है, एम्पियर यूनिट है करंट का। एम्पियर करंट का यूनिट। तो अब बात है ना, दिमाग में ये चलता है कि कितना करंट को 1 एम्पियर करंट बोला जाएगा। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या गाइडलाइंस है कि 2 इन्फिनाइट वायर लेना है, 2 इन्फिनाइट वायर लेना है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नेग्लिजिबल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया नेग्लिजिबल होना चाहिए, और ये दोनों वायर जो है वो बहुत ही इन्फिनाइट लेंथ का होना चाहिए। इनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 मीटर होना चाहिए। इस पूरे सिस्टम को हमको क्या करना है, वैक्यूम में रख देना है। वैक्यूम में 2 इन्फिनाइट वायर्स जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नेग्लिजिबल है ना। अब इन दोनों में क्या करना है, हमके करंट पास कराना है, करंट पास करें। तो जब करंट पास करता है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, या आपने पढ़ रखा होगा क्लास 10 में, कि एक वायर से जब करंट पास करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के साथ इंटरेक्ट करेगा। और ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। तो अगर इसका फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा और इसका फील्ड इसको फोर्स लगाएगा, तो ये अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रिपेल भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट के डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ये राइट हैंड थंब से बाहर निकल रहा है और ये अंदर जा रहा है। यहाँ पर क्रॉस है अंदर की तरफ, और फोर्स क्या होता है, F बराबर होता है ILB, IL क्रॉस B, यही होता है। तो करंट के डायरेक्शन में लेंथ ले और B अंदर है, तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ। तो इसी तरह से ये भी इस पर फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ, यानी अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। तो करंट इसमें फ्लो करा है, वैक्यूम में रख के इसके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रखा, तो ये दूसरे पर फोर्स लगाएगा। और इस करंट को बढ़ाते जाओ, जब इन दोनों के बीच का फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो जाए,
मतलब 1 मीटर लेंथ पे 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन अगर फोर्स लगने लगे तो इतने करंट को, उतने करंट के कारण, जितने करंट के कारण इतना फोर्स लगने लगे, उस करंट को ही 1 एम्पियर करंट माना जाता है। ठीक है, तो ये गया एम्पियर, कितना करंट को 1 एम्पियर कहा जाएगा। अब बात करते हैं लोग, दूसरा क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका एसआई यूनिट मोल लेते हैं लोग। मोल, अगर बात करें मोल, तो मोल क्या है? मोल यूनिट है एसआई यूनिट किसका? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। अब 1 मोल सब्सटेंस में कितना क्वांटिटी होगा? तो जैसे हम लोग 1 डजन में कितना क्वांटिटी, 12 क्वांटिटी लेते हैं। सिमिलरली 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ क्वांटिटी होंगे। जैसे अगर हम बोले कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का मोल, 1 मोल अगर हाइड्रोजन एटम ले, 1 मोल हाइड्रोजन एटम में कितना एटम होगा? एक बड़ी क्वांटिटी है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा? तो 1 मोल में कितना क्वांटिटी? 6.022 इंटू 10⁻23। क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन एटम। तो क्या लिखेंगे यहां पर? हाइड्रोजन एटम। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में इतना नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन के एटम होगा, और इतने नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा, इसके हाइड्रोजन की ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो एक एटम का मास कितना होता है? 1 ग्राम। नहीं, 1 AMU, एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? कितना? 1.6 इंटू 10⁻27 kg। एक एटॉमिक मास यूनिट क्या है? तो 1.6 इंटू 10⁻27 kg के बराबर। 1 AMU क्या है? तो C12 के 12वें हिस्से का जो मास है वो इतना मास है, और उसी मास को हम लोग 1 AMU बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU मतलब कितना? 1 AMU है मतलब इतना kg है ना। तो अगर बोले कि इतने हाइड्रोजन का मास, एटम का मास कितना होगा, तो इसकी ग्राम एटॉमिक मास है, तो इसका 1 AMU 1 ग्राम कितना हो जाएगा? अगर इसको ग्राम में चेंज कर दे तो 1 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, एमयू मास को अगर हम ग्राम में चेंज कर दे तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? 1 ग्राम। अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा इसमें, H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल। इस H2 मॉलिक्यूल, इतने नंबर्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होगा, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? तो इसको मोलर मास कहते हैं। तो इसका मोलर मास कितना होगा? तो इसकी ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ एटम नहीं मॉलिक्यूलर है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम और एक एटम का मास 1 AMU, तो 2 एटम का मास 2 AMU। 2 AMU को अगर AMU को हटा करके अगर हम ग्राम लिख दें तो ये 2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 2 ग्राम H2, 2 AMU, इसको चेंज कर दो ग्राम में, 2 AMU, 2 ग्राम के बराबर। ठीक है, 2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बोले ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, ये किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल के बराबर। और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, या सॉरी ग्राम मोलर मास होगा, वो इसकी ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो एक एटम का मास कितना? 16, ऑक्सीजन का 8 का डबल 16 AMU, ग्राम में चेंज कर देंगे तो ग्राम एटॉमिक मास। चूंकि मॉलिक्यूल है तो 16 दूना 32,
32, यानी इसका मोलर मास कितना होगा 32 ग्राम। तो ये रहा मोल का क्राइटेरिया कि एक मोल में कितना क्वांटिटी 6.6022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये हो गया मोल का क्राइटेरिया। अब बात हम लोग करते हैं लास्ट फिजिकल क्वांटिटी। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से लास्ट फिजिकल क्वांटिटी जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका यूनिट कैंडेला है। अब कितने क्वांटिटी कितने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम लोग एक कैंडेला बोलेंगे। तो सबसे पहले समझो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज इंटेंसिटी। तो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है। अब कितना एनर्जी निकले पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से, जिसको हम एक कैंडेला बोलेंगे, है कि? तो एक कैंडेला का क्राइटेरिया क्या है कि हम लोग को एक ब्लैक बॉडी लेना है। ठीक है। ये ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जो होगा प्लेटिनम की फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखना है हमको। इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, फ्रीजिंग प्लेटिनम के टेम्परेचर तक मेंटेन करना है। और इस ब्लैक बॉडी पर जो प्रेशर होगा 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। ये ब्लैक बॉडी है, टेम्परेचर फ्रीजिंग प्लेटिनम के टेम्परेचर के बराबर होगा। प्रेशर इस पर कितना होगा 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया कितना है 1/650 है ना, 1/6 लाख, 1/6 लाख मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। तो इतना सरफेस एरिया है। तो जब ब्लैक बॉडी तो क्या होगा, रेडिएट करेगा। जब हीट पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि एट एनी टेम्परेचर एनी बॉडी रेडिएट्स रेडिएशन। रेडिएशन मतलब वैसा एनर्जी जिसको प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं हो। एक्चुअली वो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहां से जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकल रहा है। और कितने सरफेस एरिया से, तो इतने सरफेस एरिया से। टेम्परेचर इतना मेंटेन करना है, प्रेशर इतना मेंटेन करना है। अब यूनिट सरफेस एरिया से यूनिट टाइम में जितना जो एनर्जी निकल रहा है उस एनर्जी को ही हम लोग एक कैंडेला बोलते हैं। उस एनर्जी को हम लोग एक कैंडेला बोलते हैं। तो ये कैंडेला का डिफिनेशन हो गया एसआई सिस्टम के गाइडलाइंस के अनुसार कि कितना एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम निकलेगा तो हम उसको एक कैंडेला बोलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं जल्दी से दोनों सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की। तो दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज ऐड किया गया, वो कौन कौन सा था, एक प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है। तो एक रेडियन कितना हो, तो सबसे पहले रेडियन होता क्या है। रेडियन इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल, यूनिट है। अगर मान ले रेडियस आर है और यहां पर कुछ एंगल थीटा, रेडियन बन रहा है। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। आर्क लेंथ मान लेते हैं एल है। ठीक है, आर्क लेंथ है। तो रेडियन क्या होगा, थीटा रेडियन बराबर होगा आर्क लेंथ बटा रेडियस एल बाई आर। अभी थीटा सी 1 कब हो जाएगा, जब एल बराबर आर हो जाए। एल बराबर क्या हो जाए, आर हो जाए। तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर कट गया 1 रेडियन के बराबर। यानी कोई भी सर्कल लो उसमें आर्क लेंथ उसके रेडियस के बराबर अगर काट ले तो उस आर्क लेंथ के द्वारा सेंटर पे बनाया गया जो एंगल है उस एंगल को हम लोग कहते हैं एक रेडियन। वही स्टेरेडियन की बात करते हैं। स्टेरेडियन, तो स्टेरेडियन इज यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, स्टेरेडियन ये क्या है, ये प्लेन एंगल जहां प्लानर एंगल है, एक प्लेन में एंगल। वही स्टेरेडियन 3 डायमेंशनल एंगल है, स्पेस में एंगल है, किसी सॉलिड के द्वारा किसी पॉइंट पर बनाया गया। अगर हम मान लें कि एक कोई टुकड़ा ले लें ऐसा करके, ये मेरा क्या एक सॉलिड है। इस सॉलिड के द्वारा हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पर सॉलिड एंगल डिफाइन करें। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके जो सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबको मिला दिया जाए। तो इस तरह से कोन का स्ट्रक्चर बनाएगा ये। और कोन यहां पर जो एंगल होगा, यहां पर जो एंगल होगा इस तरह से, ये एंगल क्या होगा 3 डायमेंशनल एंगल होगा। तो ये एंगल को हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन, इसको ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, ओम होता है इस डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, इसका जो एरिया है मान लेते हैं वो एस है
तो सरफेस एरिया, इस सरफेस का एरिया अपॉन ये जो लेंथ है मान लेते आर है, आर स्क्वायर, यही क्या है, सॉलिड एंगल, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, है ना। ये हम लोग जब फ्लैक्स निकालेंगे तब वहां पर इस सॉलिड एंगल का इस्तेमाल किया जाता है, यूज आता है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट, ये सिस्टम ऑफ यूनिट यहाँ पे खत्म हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग डायमेंशन की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्रिप्शन से हमारी उत्साह बढ़ता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।